नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम बताते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी खास तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, दर्शकों के सवाल हम लेते हैं जिन पर हमारे ये एक्सपर्ट भरोसेमंद सलाह देते हैं। लेकिन आज के शो में क्या होगा खास, जरा उस पर फटाफट से एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज सरकार का ओएफएस पर फोकस जो नजर आया है, आखिर आगे क्या योजना है ये हम आपको बताएंगे। एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए क्या है प्लान, और इसके साथ ही कल के दमदार ट्रेडिंग आइडियाज रोज की तरह हम देंगे आपको। इस शो में आपकी खास तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दो विशेष मेहमान। हमारे साथ जुड़ेंगे देवांग शाह जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के। इसके साथ ही विवेक करवा होंगे वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। और इस शो में जुड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, वो भी जान लीजिए। आपके स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए, हम वो सवाल शामिल करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ईटी नाउ स्वदेश के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, #KKT स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और चलिए बात करते हैं बाजार में आई बड़ी गिरावट की खबर की। फेड की कमेंट्री का असर आज बाजार में दिखा। वीकली एक्सपायरी के दिन आज निफ्टी 245 अंक टूटकर 18,400 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तर से 700 अंक टूटा। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आपको ग्लोबल क्यूज से सपोर्टिव नहीं दिखे थे और उसकी वजह से आपने देखा आप एक गैप डाउन के साथ खुलते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, 40-50 पॉइंट्स का था। लेकिन अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 18,400 के पास हम बंद हुए। 250 पॉइंट्स की जो गिरावट आई वो लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में ज्यादा गिरावट बढ़ी है। सो अमिड द ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव थे और साथ ही आज वीकली एक्सपायरी का ट्रेड था, वो बड़ा ट्रिगर था कि आपने आज बाजार में वीकनेस देखी। आईटी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, इनफैक्ट बड़ा लगाट जो आज सेक्टर वाइज रहे, सारे लाल निशान में सेक्टर्स बंद हुए हैं। आईटी से बड़ी गिरावट देखने को मिली, मेटल सपोर्टिव नहीं थे। बैंक्स में आज क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बहुत सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स में आज मूवमेंट थी। मिड कैप स्मॉल कैप में आज बहुत बड़ी कोई वाइब्रेंस है, वहां पर कोई ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं थी या ब्रॉड बेस्ड मूव नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स थे जहां पर मूव थी। गेनर्स की आप बात करें तो एफएमसीजी पैक से ब्रिटानिया, हीरो मोटरकॉप और ओएनजीसी, क्योंकि क्रूड का वहां पर एक ट्रिगर रहता है, ये सिर्फ यहीं पर मूव आपको देखी। लूजर साइड पे आपके जो बड़े पहले 5 काउंटर्स में बात करें तो 2 तो आईटी काउंटर्स हैं, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस वीकेस्ट ऑफ द पैक थे। इसके अलावा टाइटन में लगभग 2.5% की गिरावट रही। फाइनेंस काउंटर्स हालांकि आज इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बैंक्स में भले एक सेल ऑफ था, लेकिन फाइनेंस काउंटर्स आप चाहे बात करें, चाहे पिरामिल हो, क्योंकि अब इसमें एनबीएफसी का बिजनेस ही है, आईबी हाउसिंग फाइनेंस हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, फॉर दैट मैटर गोल्ड फाइनेंसेस विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेड, वहां पर आपको फिर भी ट्रेड पॉजिटिव देखने को मिला। और इसी तरह से आपने देखा कि बैंक्स वीक हुए, फाइनेंस बेटर थे, और लेकिन लूजर्स में एचडीएफसी वाज अ लूजर। बड़े बैंक से पार्टिसिपेशन नहीं आई, उन्होंने नीचे खींचा, और बैंक निफ्टी में भी आपने लगभग 500-550 पॉइंट्स की गिरावट एट द क्लोज देखी। इसे बहुत हद तक एक्सपर्ट्स वीकली एक्सपायरी का भी रीजन बता रहे हैं, लेकिन जो सेक्टोरल गेन्स की बात की जा रही है, इंश्योरेंस स्पेस में आज अच्छी बस थी, वहां पर आपको मूव देखी, चाहे एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो, इनमें मूव थी। कुछ सिलेक्टिव फाइनेंस काउंटर्स तेज थे। मिड कैप में फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक्स में तेजी थी। और एक जहां नेगेटिव न्यूज थी वो था आईआरसीटीसी, क्योंकि ओएफएस के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात, ओएफएस के जरिए सरकार अपना स्टेक बेचने वाली है, वहां 5% की गिरावट देखने को मिली। सो ओवरऑल आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो सेंटिमेंट जो था वो आज बाजार में बहुत वीक था। ग्लोबल क्यूज, वीकली एक्सपायरी, ऑल टुगेदर मिक्स्ड अप कि हमने लगभग 1.25% तक की, 1.25 से 1.5% तक की गिरावट इंडेक्स पर भी देखी। तो ये था बाजार का हाल, और सबसे पहले अब अपने जो खास एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओर रुख करते हैं। देवांग शाह हैं और इसके साथ ही हमारे साथ विवेक करवा भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले देवांग, मैं आपका रुख करूंगा। आज के बाजार में जो गिरावट आई, इसके क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं और आगे किस तरह की हाल हो सकते हैं? और जाहिर सी बात है कि जो एक शानदार रैली हाल फिलहाल हमने देखी, उसके मोमेंटम पर आज ब्रेक होता हुआ नजर आया।
निफ्टी में आज हमने काफी एक सेल ऑफ देखा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ओवरऑल हमने करेक्शन देखा है नाउ इमीडिएट जो प्रीवियस स्विंग लो था ऑलमोस्ट उसके पास हमने क्लोजिंग दी है अराउंड 18,340 का जोन था एक सपोर्ट जोन है इफ ये लेवल भी डिसाइसिवली ब्रेक करते तो पॉसिबल है कि अब और फर्दर करेक्शन हमें देखने मिल सकता है उसके बाद जो लेवल है वो 18,230 के जोन है तो ये आने वाले एक दो सेशन वेरी क्रूशियल रहेंगे मार्केट के लिए होने वाले आने वाले कुछ सेशंस मार्केट के लिए। और अब हम रुक करते हैं विवेक करवा का। विवेक का किस तरह से देखते हैं फिलहाल मार्केट को और आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? गुड इवनिंग प्रशांत। देखिए, पहले तो जो कल फेड का कमेंट आया था उसके बाद पे थोड़ा मार्केट कंफ्यूजन में चला गया और एक ये करेक्शन ओवरड्यू था। मतलब कितने दिन हम लोग लगातार एक ही साइड में रैली करते रहेंगे, तो ओवरड्यू था ये। तो हम लोग कई समय से एक्सपेक्टेशन में भी था और मुझे लग रहा है कि करीबन 18,250 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी। और अगर उसके नीचे आप अगर जाओ तो 18,130 150 के बीच में, तो वो एक अच्छा रेंज हो जाएगा जहाँ पे जिन्होंने मिस किया है अब तक की रैली को वो लोग के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी जो फंडामेंटल्स है वो सारे ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि फेड जिस हिसाब से बोल रहा है वो लगातार इंटरेस्ट रेट्स वहां पे बढ़ाते रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट एलन मस्क ने भी 4 या 5 दिन पहले कमेंट किया, मतलब एक ट्वीट डाला था कि अगर यहाँ से और इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो इकोनॉमी और भी खराब होगी। तो यूएस भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ग्रोथ हैम्पर हो। और बैकग्राउंड ये है कि इन्फ्लेशन नंबर्स उधर भी ईज आउट हुए हैं और इंडिया में भी जो परसों हम लोग नंबर्स देखे थे दोनों बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ और ऑन डिप्स हम लोग तो इसको यूज करेंगे कि बाई करो। बिल्कुल, तो ये करेक्शन ड्यू था और आगे भी बेहतर संकेत मिल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। और अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो शो है ये दरअसल दर्शकों का शो है, यानी आपका शो है। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स तैयार आपकी तमाम जो सवाल हैं उस पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए। आरिफ हकीम साहब हैं जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने अपना पहला सवाल भेजा है हम तक। JSW स्टील के उनके पास 50 शेयर हैं, 758 के भाव पर इन्होंने लिया था, क्या करना चाहिए? देवांग, क्या होगी इन्हें सलाह? JSW स्टील की बात करें तो ओवरऑल हम मीडियम टर्म चार्ट देखते तो अभी भी पॉजिटिव जोन में अराउंड आज जो है डिप मारा वो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ एक स्टॉप लॉस रखे 735 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अपसाइड जोन है वो 755 760 तक के जोन वापस देखने मिल सकते हैं JSW स्टील में। आरिफ साहब, आपको मिलती हुई JSW स्टील पर अगले दर्शक की ओर रुख करते हैं। मनीष है आगरा से। इन्होंने यस बैंक के 1000 शेयर लिए हुए हैं 18 रुपए के भाव पर, आगे क्या करना चाहिए? खास सलाह इनको विवेक। देखिए, यस बैंक में अभी जो भी न्यूज आ रही है वो काफी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट इधर बुक कर सकते हो। क्यों? इसके कारण है, मतलब एक तो आप अपने आप को खुद में डिवाइड कर लीजिए, या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब शॉर्ट टर्म में मुझे स्टॉक इसके लिए कॉस्टली लग रहा है क्योंकि जो भी इसका इक्विटी बेस है यस बैंक का बहुत बड़ा बेस है और 22 रुपए में भी ये करीबन 60-65 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। मतलब टॉप कंपनीज में आ रहा है ये, और इसी स्पीड में अगर चलता रहेगा तो ये टॉप बैंक्स में आ जाएगा। लेकिन जो आज के दिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक की वो उसको जस्टिफाई नहीं करती है। इसके लिए स्टॉक हो सकता है कि इस रेंज में रहे क्योंकि काफी चीजें पॉजिटिव हो रही है और मार्च में इसका लॉक इन खुलेगा। तो आगे चल के और क्या क्या होता है वो देखने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। आप अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते तो मुझे लगता है कि करीबन 19 रुपए के नीचे अगर नहीं जाना चाहिए स्टॉक, उसके नीचे जाता है तो आप स्टॉप लॉस के रूप में उसको यूज करो और इस रेंज में हो सकता है कि 3-4 महीने ट्रेड करते रहे। मैं बड़ी रैली नहीं देखता हूँ यहाँ से। खास सलाह आपको मिलती हुई। और मनीष का अगला ही एक और सवाल है। ICICI बैंक के इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 913 रुपए के भाव पर, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? विवेक बताएं, इस स्टॉक पर भी क्या राय देंगे आप? देखो, अगर लार्ज कैप बैंक्स में आप देखो वो भी निजी क्षेत्र से, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक का एक आउट परफॉर्मर यहाँ से होना चाहिए। काफी अच्छा स्टॉक ने किया है पिछले कुछ महीनों में और ये एक 1000 रुपए का कैटेगरी स्टॉक होना चाहिए। तो अब अभी तक ये थोड़ा बहुत एक स्टेगनेंट व्यू में चल रहा है, लेकिन आप अगर वैल्यूएशन वगैरह देखो तो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग बैंक है और
जो पुराना इसका जो लिगेसी था वो सारा का सारा क्लियर होके आज के दिन ये एक HDFC टाइप ऑफ बैंक बन रहा है। तो होल्ड करो इसको। और जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अगर मार्केट में कोई भी डिप आता है तो उसको आप खरीदारी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो होल्ड रहेगा, और 1000 के ऊपर जाएगा तब अपन वापस बात करेंगे। बिल्कुल, तो नजर रखनी है आईसीआईसीआई बैंक पे। अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीका राम हरिपाल हैं जमशेदपुर से, और इन्होंने जिंदल ड्रिलिंग के 350 शेयर लिए हुए हैं 362 रुपए के भाव पे। सवाल इन्होंने पूछा है, होल्ड करें या फिर सेल करें, क्या रणनीति होनी चाहिए? देवांग, क्या होगी इन्हें सलाह? जिंदल ड्रिलिंग की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। इमीडिएट जो सपोर्ट था वो भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि फर्दर इसमें डाउनसाइड इंटैक्ट है। ऑल्सो इसमें वॉल्यूम की बात करें तो काफी लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी। जहां तक लेवल्स की बात करें 275 के सपोर्ट है, 275 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 292 का रेजिस्टेंस जोन है जिंदल ड्रिलिंग के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ से एग्जिट होने की सलाह आपको जिंदल ड्रिलिंग पे मिलती हुई। बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल की ओर। समीर सांघवी हैं गुजरात से, और इन्होंने सवाल पूछा है कि रत्नामणि मेटल, जी हाँ एक बार फिर नाम सुन लें, रत्नामणि मेटल के 20 शेयर इन्होंने लिए हैं 1940 रुपए के भाव पर। शॉर्ट टर्म नजरिया क्या होना चाहिए, बताएं विवेक, क्या होगी इन्हें विशेष सलाह? देखिए, मेटल सेगमेंट की कंपनी है ये, और मेटल्स कभी भी सिक्लिकल रूप में चलते हैं। और देखिए, ये कंपनी भी मतलब कंपनी अच्छी है ये। और यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन भी देखो तो मुझे लगता है कि काफी ठीक ठाक वैल्यूएशन है इसके। डेट फ्री कंपनी है तो सब कुछ इसमें पॉजिटिव है। और मैं इसके लिए इसको होल्ड की सलाह दूंगा, क्योंकि आगे चल के मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आएगा, पर्टिकुलरली मेटल्स में। तो अगर आयरन एंड स्टील में स्टेबिलिटी आती है और यहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर रैली करता है दोनों कमोडिटी, तो ये कंपनी यहाँ से और अच्छा करेगी। और जो जो करेक्शन आया था वो सारा करेक्शन ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है सारे मेटल कंपनीज में। तो यहाँ से पॉजिटिवली ही मैं देखता हूँ। वैल्यूएशन थोड़ा सा मतलब फेयर टू स्ट्रेच समझो, लेकिन हाँ, मेटल अगर रिकवरी होता है तो ये आपको अच्छा खासा यहाँ से वापस रिटर्न दे सकता है। तो होल्ड रखिए, और इस क्वार्टर का रिजल्ट हमको एक बार देख के फिर वापस डिसाइड करना पड़ेगा। होल्ड रखने की सलाह और आगे इस पर नज़र रखने की सलाह मिलती हुई आपको। बलजीत सिंह हैं लुधियाना पंजाब से, और इन्होंने यस बैंक के जो शेयर की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि 1,70,000 के करीब इन्होंने शेयर लिए हैं 13 रुपए के भाव पर, और अब ये सलाह मांग रहे हैं। विवेक, क्या उनको सलाह होगी? देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आप 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखो। अब 19 रुपए अभी मतलब यहाँ से इनको पड़ता है करीबन 3.5 रुपए। वो होता है करीबन 4.5 लाख रुपया टू 5 लाख रुपए इनके प्रॉफिट में। लेकिन फिर भी आपको 19 रुपए लगा के रखना चाहिए। क्यों? देखिए, एक और मेरा मतलब एक मेरा यूट्यूब कौन से चैनल में मैंने किया था याद नहीं है, मैं आपको भेजूंगा बाद में देख के। लेकिन जब ये FPO आया था बैंक का 12 रुपए में करीबन 3 साल पहले, तब ये मालूम था कि ये जो भी एग्जिट करेंगे ये कम से कम उसका डबल तो लेके ही जाएंगे। तो उसी रेंज में ये आज घूम रहा है। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसे के वैसे ही घूम रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 to 24 एक अच्छा खासा रेंज है जहां पे आपको एक स्टेग्नेशन मिलेगा। होल्ड कीजिए, जैसे मैंने कहा, विद स्टॉप लॉस ऑफ 19। और जैसे जैसे मार्च आगे आएगा, आगे चल के वो जो लॉक्ड इन शेयर 75% जो प्रीवियस एस बैंक का था शेयर्स, वो सारे के सारे लॉक्ड इन में, वो सारे के सारे वापस फ्री हो जाएंगे। अब फ्री होने के बाद में सेलिंग आती है, या फिर बैंक उसको बाई बैक अनाउंस करता है, या फिर और कोई स्टेक खरीदता है इसमें, वो हमको वेट करके इंतजार करके ही देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल बैंक अच्छा लग रहा है, लेकिन इक्विटी बेस बहुत ज्यादा है। इसके लिए रैली में यहाँ से बहुत बड़ी नहीं देखता हूँ। बाकी मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ, 19 रुपए आप लगा के इसमें बने रहो। पर आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, प्रसेनजीत रॉय हैं चेन्नई से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। आरती इंडस्ट्रीज के 25 शेयर लिए हुए हैं 928 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए, होल्ड या फिर सेल? बताएं देवांग, क्या करना चाहिए?
आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड करा। आज हमने जो करेक्शन देखा वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि और भी इसमें डाउनसाइड इंटैक्ट है। जो सपोर्ट की जहां तक बात करें 630 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 655 का रेजिस्टेंस जोन है आरती इंडस्ट्रीज के लिए। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई आरती इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। राहुल शुक्ला हैं सुल्तानपुर से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है और इनका सवाल है यूनियन बैंक के 496 शेयर्स लिए हुए हैं इन्होंने 44 रुपए 40 पैसे के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए? विवेक, क्या होगी इन्हें सलाह? प्रशांत, इनफैक्ट आज का जो मैं रिकमेंडेशन देने वाला हूँ वो भी एक बैंकिंग सेगमेंट से ही है। और यूनियन बैंक का इस रन अप के बाद पीएसयू बैंक्स काफी रन अप हो चुके हैं, और ये जो छोटे छोटे बैंक्स है ना, ये थोड़े थोड़े कॉस्टली लगने लग गए हैं। लेकिन इनमें अगर दिग्गज बैंक्स आप देखो, वो होगा यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सारे अभी भी आपको होल्ड करना चाहिए। और आज जो करेक्शन आया, ये एक मौका है, मुझे लग रहा है कि लोग इसको वापस बाइंग के रूप में अपॉर्चुनिटी इसको यूज करेंगे। तो बैंक अच्छा लग रहा है, और जो क्रेडिट साइकिल है यहाँ से इंप्रूव होगा, और जो एनपीए है ये ऑल टाइम लो पे है। तो ये सारे बैंक्स इतने कम वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो यहाँ से और ऊपर जाएंगे सारे बैंक्स, तो होल्ड रखिए इसको। और सवाल है, और उन्होंने आपने पीएनबी का जिक्र किया, उसको लेकर पूछा है कि 400 शेयर इन्होंने लिए हैं 48 रुपए 25 पैसे के भाव पे, और आगे किस तरह के टारगेट अचीव हो सकते हैं, पूछ रहे हैं। सवाल में से है प्रशांत? जी विवेक, आपसे ही। हाँ, तो देखिए, इनफैक्ट आप ही के शो पे शायद वीआईपी स्टॉक वाला जो शो है उसमें मैंने रेकमेंड भी किया था कि पीएनबी मुझे लगता है कि करीबन 68 टू 72 जा सकता है मीडियम टर्म, मतलब करीबन 6 महीने में। वो पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो किसी को अगर 6 महीने से, मतलब 6 महीने से 1 साल के अगर बीच में लेने के लिए रेडी हो, तो ये स्टॉक पक्का लेके रखना चाहिए। और लॉन्गर टर्म में ये उससे भी काफी ऊपर जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हाँ, दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी रैली की है। लेकिन फिर भी अगर आप पीएसयू बैंकिंग में देखो ना, तो ये मुझे सबसे सस्ता बैंक लग रहा है। तो किसी को अगर पीएसयू बैंक्स में बने रहना चाहिए, मतलब इच्छा हो, तो आई थिंक पीएनबी बेस्ट बेट रहेगा उसको। अगले दर्शक की सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रसाद चौधरी हैं पुणे से, उन्होंने अपना सवाल पूछा है। बैंक ऑफ इंडिया के 3500 शेयर लिए हैं 58 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? क्या सलाह होगी देवांग? बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आज हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, एक बेरिश कैंडल बना है। ओवरऑल यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन के पास वापस करेक्शन देखने मिला है। तो यहाँ पे एक 90 रुपए का एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके भी नीचे अगर ब्रेक करता है पर्टिकुलर स्टॉक, तो और भी फर्दर हमें करेक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक के अंदर। जहां तक रेजिस्टेंस जोन की बात करें, 99 का रेजिस्टेंस है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर विशेष सलाह आपको मिलती हुई। प्रीतम है हमारे अगले दर्शक मेघालय से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। यूको बैंक के 2485 शेयर्स इन्होंने लिए हैं 21 रुपए 5 पैसे के भाव पे, क्या करना चाहिए? विवेक, क्या होगी इन्हें सलाह? मैं अगर कोई भी यूको बैंक के एम्प्लॉय से अगर पूछूं ना, तो वो सारे के सारे मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि सर बहुत कॉस्टली है, इतना ऊपर क्यों जा रहा है, मुझे हमें भी नहीं मालूम। ये जेन्युइनली आज हुआ है मेरे पे। लेकिन हाँ, देखिए, आगे चल के मुझे लगता है कि अगर किसी को पीएसयू बैंकिंग में ही रहना हो, तो यूको बैंक है या फिर यूनियन है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे बैंक से आप निकल के, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक खराब है, लेकिन रनअप बहुत तेज हो चुका है। कहीं ना कहीं इनमें करेक्शन देखने को मिलेगा। वो इनमें आप अगर प्रॉफिट बुक करके, जैसे पीएनबी है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो आपको क्या है कि एक सेफ्टी नेट बहुत बड़ा मिल जाएगा। तो अगर वो सब लेते हो, ठीक है, हालांकि रिटर्न्स थोड़े स्लो रहेंगे इससे, लेकिन आपके पास सेफ्टी नेट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये बैंक्स जो मतलब इतनी, अगर आप सर्च करो ना यूको बैंक के कितनी ब्रांचेस है इंडिया में, आप अगर चेक करो या फिर पीएनबी के चेक करो, आपको देखिएगा बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बैंक्स में। तो मैं वैसे मतलब टॉप 5 बैंक्स प्रेफर करूंगा, और ये छोटे मोटे बैंक्स में ऑन एवरी रैली में प्रॉफिट बुक करने की ही सोचूंगा। तो खास रणनीति आपको बनानी होगी इन खास स्टॉक्स पर। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर सवालों का सिलसिला खत्म करते हैं, खबरों की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक विनिवेश में देरी के बाद सरकार आईआरसीटीसी के बाद कई कंपनियों के ओएफएस ला सकती है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल।
जी, IRCTC का गवर्नमेंट ने OFS लॉन्च कर दिया है। अब इसके बाद जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि दीपम अपना फोकस जो है OFS की तरफ बढ़ाने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर में और भी OFS पाइपलाइन में हैं जो गवर्नमेंट ला सकती है। इसका कारण ये है कि अगर बेमिल और शिपिंग कॉरपोरेशन के जो स्ट्रैटेजिक सेल्स थे उनके डिले होने की वजह से दीपम ने अब OFS की तरफ रुख करा है और काफ़ी सारे सेक्टर्स में, फर्टिलाइज़र सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक का OFS अभी पेंडिंग है। इन सब के जो रोड शोज़ हैं काफ़ी के हो चुके हैं और कुछ आने भी वाले हैं। तो रोड शोज़ के बाद इन्वेस्टर का जो एपेटाइट देखकर ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने OFS इस साल में ही आएंगे। अगर डिफेंस PSUs की बात करें तो उनके रोड शोज़ दिसंबर और जनवरी में होने की उम्मीद है, ये सूत्र बता रहे हैं। फर्टिलाइज़र PSUs के सिंगापुर में रोड शोज़ इसी मंथ दिसंबर में हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो रेलवे के जो PSUs हैं उनके ऑलरेडी रोड शोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों सेक्टर्स के रोड शोज़ के कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक का जो OFS है वो जनवरी 5 के बाद आने की उम्मीद है, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। जो टोटल 29.5% गवर्नमेंट का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, उसमें से फर्स्ट ट्रांच लगभग 10% के अराउंड हो सकता है। इससे एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू दीपम को मिलेगा, थोड़ी तो हेल्प मिलेगी उससे। जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हालांकि बहुत बड़ा है ₹65,000 करोड़ का और अभी ₹28,000 करोड़ के आसपास ही हुआ है। IRCTC से 2,000 करोड़ की लगभग आने की उम्मीद है। तो अब ये देखना रहेगा कौन कौन से OFS गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है इस फाइनेंशियल ईयर में आने के लिए हिंदुस्तान जिंक के अलावा। और चलिए अब बात करते हैं अपने खास सेगमेंट की VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट तैयार अपने अपने VIP पिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम विवेक आपका रुख करेंगे, आपके VIP पिक्स कौन सी हैं? हाँ प्रशांत, जैसे मैंने कहा था मेरा एक पिक रहेगा बैंकिंग सेगमेंट से ही, लेकिन ये मीडियम टर्म टू थोड़ा बहुत लॉन्गर टर्म के लिए रहेगा। इस मार्केट में मतलब गिरते हुए मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप इन्वेस्टर्स ले धीरे धीरे, मतलब कल ये नहीं है कि कल सुबह उठते ही आपको इसको बाई करने के लिए ऑर्डर डाल दो। ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और अभी भी ये जो IPO प्राइस था उसके नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब 525 था IPO प्राइस, अभी भी 513 में ये ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशन वाइज अगर आप कंपेयर करो तो प्राइवेट सेगमेंट में ये वन ऑफ दी चीपर बैंक्स मुझे आज के दिन लगता है। तो मीडियम टर्म के लिए लो इसको, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता है स्टॉक, वॉल्यूम भी कम है, लेकिन लॉन्गर टर्म टू मीडियम टर्म मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपके कलीग बोल रहे थे कि जनरल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेगमेंट ओवरऑल अच्छा कर रहा है, तो ये है सरकारी कंपनी GIC RE। ये स्टॉक बहुत पिटा था कोविड के वक्त काफी क्लेम्स आए और क्योंकि ये री इंश्योरेंस कंपनी है तो काफी क्लेम्स इस कंपनी को भरने पड़े थे और उसके कारण स्टॉक बहुत पिट गया था। लेकिन अब एक रिकवरी मोड में करीबन 176-177 के बीच में चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 230 तक मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसमें आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे काउंटर्स गिरते हैं तो बहुत फटाफट गिरते हैं। तो 163 का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, 176 अभी प्राइस है तो ₹13 का स्टॉप लॉस है, लेकिन रिवॉर्ड आपको 230 तक इसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। देवांग, आपकी VIP पिक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्टॉक हो गया यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इसमें खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमने देखा है कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे और भी अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1359, टारगेट है 1437। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा अरविंदो फार्मा। ओवरऑल हम अरविंदो फार्मा की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी अरविंदो फार्मा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 459, टारगेट है 434। तो ये थी हमारे खास एक्सपर्ट्स की VIP पिक्स, जहां पर आपको कमाई के मौके बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवांग और विवेक आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।